हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ गई हूँ आपकी दीदी और आपकी टीचर श्रुति अवस्थी। और हम इसमें क्लास 8 की न्यू बुक न्यू कोर्स जो कि आपको पता है दैट इज़ योर क्यूरियोसिटी। ठीक है, साइंस की न्यू बुक जो है एनसीईआरटी ने जो लॉन्च करी है वो हम पढ़ेंगे। और आज हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारे वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में। ठीक है, ऐसे हम रोज नया चैप्टर लाते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए सजेशंस के लिए यू कैन कमेंट ऑल्सो। चलो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, सो हमें बेसिकली इस बुक में या इस चैप्टर में एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करनी है, नई नई चीज़ें, क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये चीज़ कैसे होती है, एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को। जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरी का एक साइड जो है वो पतला क्यों होता है और दूसरा साइड मोटा क्यों होता है। रोटी में भी ऐसा होता है। ठीक है, बीचेस में जो सैंड होती है वो इतनी ग्रेन्स वाली क्यों होती है, दानेदार क्यों होती है, जबकि जो डेजर्ट्स में होती है वो भी इतनी दानेदार क्यों होती है। अलग अलग जगह पर इतने स्टार्स क्यों होते हैं, गैलेक्सी कहाँ पर है, कितनी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो जब से आपकी लाइफ में ग्रेड 6 से जब से आपकी लाइफ में साइंस का आगमन हुआ है, साइंस आपकी लाइफ में आई है, सो आपने देखा अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में जाना, एनिमल्स के बारे में जाना, हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स देखी, है ना, अलग अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स देखे, नेचर के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें हमारे नेचर में पाई जाती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो आप भी ज़रूर क्यूरियस होगे, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आपके मन में जो आपको लगता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए या अभी इसका आंसर अनडिस्कवर्ड है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं इन योर बुक्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो जर्नी है, जो क्यूरियोसिटी बुक के साथ जो अब स्टार्ट होने वाली है, इसमें हम साइंस को ग्रेड 8 में भी कंटिन्यू करेंगे और आपके अंदर एक एडवेंचर लाएंगे, एक एक्सप्लोरेशन लाएंगे। ठीक है, जिसमें आप साइंस में बहुत इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, चीज़ें पूछोगे कि ये चीज़ कैसे होती है, क्यों हुई। ठीक है, जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट है उसके थ्रू आप इवॉल्व करोगे। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में, आपके आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, जो कि धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे और गहराई में जाएंगे। तो बेसिकली ये सब ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, पर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। सो जस्ट लिसन, थोड़ा सा ही है, फिर उसके बाद हम मेन चैप्टर का जो कंटेंट है उस पर आ ही जाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है इन साइंस, मतलब कि हमें और जानना किसी चीज़ के बारे में, हमें सिंपली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, हमें मोर फोकस्ड क्वेश्चंस पूछने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उससे हमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जिससे कि हमारी और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करेंगे, हम बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनको थॉटफुली हम चीज़ें सोचेंगे। ठीक है, और हम एक लर्नर बनेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर भी बनेंगे, हम यंग साइंटिस्ट बनेंगे जो कि एक्सप्लोर करेंगे रियल वर्ल्ड के पजल्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी दे आर सेइंग मिस्ट्रीज है हमारी अर्थ में, हमारे वर्ल्ड के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी इट इज़ अनएक्सप्लोर्ड। तो हम वो भी कोशिश करेंगे या आप भी कोशिश करोगे उसको एक्सप्लोर करने की। ठीक है, अब हम अगर हम और गहराई में जाएं तो हमें नॉलेज जो है, नॉलेज फाउंडेशन है हमारी चीज़ों की। ठीक है, हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, ट्रेडिशन है, जो भी हमारा कल्चर है, नेचुरल हेरिटेज है, उसके थ्रू हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को, देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब राइट हैंड पेज पे टॉप कॉर्नर पे आपको एक काइट उड़ती हुई दिखेगी स्काई में। ठीक है, जिससे कि हमें बार बार ये याद दिलाती रहेगी कि क्यूरियोसिटी हमारे अंदर हमेशा
जीती रहनी चाहिए, हमें हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए अननोन। आपने देखा होगा काइट जो है कितनी दूर दूर चली जाती है ना, हम उसको जैसे ढील देते रहते हैं, वो उतनी दूर जाती रहती है, अलग अलग जगह वो एक्सप्लोर करती है। तो वी आर लाइक काइट्स, ओके, एंड वी विल एक्सप्लोर न्यू things in this book. Okay, now investigation in science work best way when we balance the solid ground to careful observations with freedom of creative thinking. तो हम एक्सप्लोर भी करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे और क्रिएटिव थिंकिंग भी करेंगे, मतलब नई नई चीजें सोचेंगे भी। जरूरी नहीं है कि जो चीज बता दी बस आप उतने तक ही रुक गए, खुद से भी क्वेश्चंस करने हैं, खुद से भी आंसर्स ढूंढने हैं कि हम ये कैसे करते हैं, ये चीज कैसे होती है। ठीक है, अब चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि बोल रहा है कि दिस ईयर, आप इस साल आप इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर पे निकल चुके हैं। आप छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम इवन अपने आईज से भी नहीं देख सकते, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लैनेट वाइज चैलेंजेस करेंगे, ठीक है, मतलब पूरे अर्थ में जो भी चैलेंज आ रहा है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब कोविड हुआ था, so everyone was suffering from this situation, yes, whole world was suffering from this situation, सबने मिलके पूरा वर्ल्ड एक साथ आ गया था, yes। तो ऐसे ही हम अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करेंगे पूरे हमारे अर्थ से रिलेटेड। इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर uncover a hidden world of tiny organisms, हम छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है, हमसे लिंक्ड हैं चीजें, ठीक है। इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। इवन कुछ हार्मफुल और कॉजिंग इन्फेक्शन वाले भी बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं, सारे अच्छे ही नहीं होते हैं। तो अगर जो हार्मफुल होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, मलेरिया जो कॉजिंग होते हैं, दे आर मैनी। नाउ हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, इन्फेक्शन से हमें कैसे फाइट करना चाहिए। सो सबसे पहले विल फाइंड आउट कि न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, ठीक है, एक संपूर्ण आहार क्या होता है जो हम खाना खाते हैं, हमें क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेस, मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। तो बेसिकली दीज ऑल आर द थिंग्स जो हमें हेल्दी रहने के लिए मदद करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गई, मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, ठीक है, जिससे कि हम हेल्दी रहते हैं और सारे इन्फेक्शन से हम फाइट कर पाते हैं, ठीक है। नाउ बट दैट जस्ट अ बिगनिंग, सो आज ये तो बस शुरुआत है। आजकल जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें जो साइंस है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक सपोज सिर्फ बायो ही नहीं है ना, साइंस में हमारा फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। तो अगर हम अभी फिजिक्स की बात करें, करंट की बात करें, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर साइंस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी लाइफ को कितना इजी बना रहा है ना। अब देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, आयरन एंड हीटर। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हीटर जो है हमें वार्म करने में मदद करता है, आयरन जो है हमारे कपड़े इजी करती है ना। नहीं तो पहले के जमाने में आपने कभी वीडियोस देखी हो तो पहले के लोग कितना गर्म पानी करते थे, फिर उसके बाद उसको 10 घंटे रखते थे कपड़े के ऊपर, उसको सीधा करते थे। फिर तो बहुत चीजें पहले डिफिकल्ट हुआ करती थी और आज के टाइम में बहुत इजी हो गई हैं ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे क्या होता है, चीजें गर्म रहती हैं। जबकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है
उसके थ्रू मोटर्स काम करती हैं, मशीन्स फंक्शंस करते हैं। आपके घर में मोटर होंगी, पानी की मोटर, ठीक है। कार्स में जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसमें मोटर्स होती हैं। आपके जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, उसमें भी इवन मोटर्स आर देयर। ओके, नाउ दीज फिनोमेना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये सारे फिनोमेना जो हैं फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस। अब हम फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक सपोज ये लड़की जो है ये क्या कर रही है, क्या कर रही है ये लड़की, ये लड़की अपनी बॉल ऊपर थ्रो कर रही है, यस। एंड देयर आर मल्टीपल फोर्सेस, काइनेटिक फोर्स, पोटेंशियल, सॉरी दीज आर एनर्जीज, बट फोर्सेस आर देयर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, पुश एंड पुल हो गया। अगर हम पुश करते हैं कोई चीज तो दूर तक जाती है, पुल करेंगे तो अपनी तरफ पुल करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस देयर जो हमें अर्थ से जोड़े रखती है, यस। सो स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप, slow down or change direction. So all these are push and pull. Yes, अगर हम एक डायरेक्शन में पुश करेंगे, पुल करेंगे, अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये सब हमारा फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम फोर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे काम करती हैं ये फोर्सेस। अगर हम बॉल को ऊपर एयर की तरफ फेंके, ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में फेंके, या फिर अगर कार को हम रोकें ब्रेक लगा के, तो ये सब किसका आइडिया देती हैं, प्रेशर का। किसका देती हैं, प्रेशर का आइडिया देती हैं। कैसे प्रेशर का आइडिया दे रही है, जब हम बॉल है हमने प्रेशर से ही तो ऊपर फेंकेंगे ना हम उसे। या अगर हम कार है, कार चल रही है, मस्त कार चल रही है अपने एक्सेलरेशन में, और एकदम से हमें उसे रोकना है, तो हम फोर्स लगाएंगे, यस, हम प्रेशर लगाएंगे ब्रेक पे, तो एकदम से कार रुक जाएगी। सो ये जो सेम कॉन्सेप्ट्स हैं फोर्स और प्रेशर के, हाउ एयर मूव्स अ स्मॉल, तो बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं फोर्स के और प्रेशर के, ठीक है। अब एयर जो है वो भी एक तरीके का क्या है, क्रिएट करती है कई बार फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है प्रेशर में और फोर्स में। अब प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर कैन रिजल्ट इन अ जेंटल ब्रीज। कभी बहुत अच्छी हवा अगर चल रही है तो दैट कैन बी प्रेशर। पर एक स्ट्रॉन्गर प्रेशर भी होता है, जब हम बहुत ज्यादा ही प्रेशर पे हम कोई चीज लगा देते हैं। यस, अगर सपोज हम एग्जाम्पल बॉल का ही ले, अगर हमने हल्के से प्रेशर से हमने उसे बॉल को फेंका है तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, यस। बट अगर हमने उसको कुछ ज्यादा ही प्रेशर लगा के फेंक दिया तो बहुत दूर तक जा सकती है, यस, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो सेम ऐसे ही हमारा एयर के साथ भी है। तो एयर अगर कम प्रेशर के साथ होती है तो इट इज वेरी जेंटल, हमें बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत अच्छी लग रही होती है हमें एयर, यस। और अगर वही एयर ज्यादा प्रेशर के साथ होती है, स्ट्रॉन्गर प्रेशर अगर होता है उसमें, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स में, इवन कभी कभी साइक्लोन्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। एंड दीज साइक्लोन्स आर वेरी हार्मफुल, यू ऑल नो, आपने देखा होगा न्यूज में भी, अगर कहीं साइक्लोन आ जाता है तो लोगों के घर उड़ जाते हैं, पूरी फसलें खराब हो जाती है, ट्रीज गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, यस। सो ज्यादा प्रेशर भी सही नहीं होता। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 इट इज, ठीक है। इसमें 7 पेजेस हैं। आज हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे लाइक 1 शॉर्ट वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करूंगी। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग और आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, so that I can know that you are understanding well, and it also keep me motivated कि मैं भी और बनाती रहूँ वीडियोस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। सो हेयर फर्स्ट वी विल सी ऑल द डायग्राम्स। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें से कुछ भी एग्जाम्पल में, कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। अब यहाँ से इस पेज से हमारा इम्पोर्टेंट
चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम ये डायग्राम्स देखते हैं। डायग्राम्स में सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है दैट इज ऑफ सॉलिड। किसका है ये? सॉलिड का। किसका है? सॉलिड का। सॉलिड में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वेट, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये। सॉरी, मेरी राइटिंग इज नॉट कमिंग गुड, इट इज ऑल्सो मूविंग। चलो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज फोर्सेस आर बेसिकली connected to powerful weather events like storms and cyclones. So how these all are connected? जैसे स्ट्रोम होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, ये बहुत पावरफुल वेदर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट कर देते हैं, एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर देते हैं, इवन आवर सेफ्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जब घर ही चले जाएंगे तो वही तो हमारी सेफ्टी होती है, वही तो सिक्योरिटी होती है, वही हम सेफ फील करते हैं। और अगर वही टूट जाए, कहीं बह जाए, उड़ जाए, तो हम सेफ फील होंगे? नहीं होंगे। सो दीज फोर्सेस जो हैं ये बहुत वेदर इवेंट से कनेक्टेड होती हैं। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एयर है कैसे प्रेशर बनाती है वाटर पे, ठीक है, या वाटर जो है वो कैसे बॉईल होता है, टेम्परेचर कैसे राइज होता है, ठीक है, मटेरियल्स जो हैं वो कैसे मतलब आपस में जुड़े रहते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं किस तरीके के किस से बने हुए होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मूव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और आसपास जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? दे आर मेड अप ऑफ टाइनी particles. In materials they are solid. These particles cannot move much. ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव नहीं करते, जबकि गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली. नाउ दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस. सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इट इज़ वेरी लेस, कि कोई चीज़ हिल भी नहीं सकती. यस, इतना कम है, तो दैट इज अ सॉलिड. एंड व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड इज वहाँ पे थोड़े से मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस होता है, सो दैट वो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, और किसी भी कंटेनर में हम डालते हैं उसकी शेप ले लेती है. अगर हम बीकर में डालेंगे, बीकर की बॉटल में डालेंगे, बॉटल की जग में डाला, जग की, ठीक है, ग्लास में डाला, ग्लास की शेप हो जाएगी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब इतने फ्री होते हैं कि वो किसी भी कंटेनर की शेप ले सकते हैं, ठीक है. सॉलिड जितने स्टिफ नहीं होते, सॉलिड जितने रिजिड नहीं होते, कठोर नहीं होते. नाउ मूविंग ऑन टू गैस. इन्होंने बलून का एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कितना दूर है ना. दे हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. सो बेसिकली जो गैस होती है वो कहीं पे एक जगह रुक नहीं सकती, एंड उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, आराम से आवारा होते हैं बिल्कुल, उनको कोई भी पकड़ नहीं सकता, आराम से कहीं भी फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू क्लासिफाई थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस. सो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्लासिफाई करें, देखें, समझें कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट फीचर है साइंस का. कौन सी चीज़ जो है वो प्योर सब्सटेंस है, कौन सी चीज़ जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है, या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई है, या वो एक मिक्सचर है, ठीक है. तो बेसिकली वी विल क्लासिफाई द मटेरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. ओके, बेसिकली हम आसपास में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज योर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं.
कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो एलिमेंट्स से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मिक्सचर जो होते हैं दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उनको हम बाद में अलग कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, हम देख के उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, एक बार हमें पता चल जाए कि चीज़ें कैसे कंबाइन होती हैं या मिक्स होती हैं, तो हमें पता चल जाएगा सॉल्यूशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल जो शुगर है वो कैसे डिज़ोल्व होती है चाय में, वो कैसे स्वीट बना देती है चाय को, या फिर अगर हम मिल्क का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि शुगर जो है कैसे मिल जाती है टी में, कैसे मिल जाती है किसी भी वाटर या लिक्विड थिंग में। तो जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। इवन एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है और मिक्सचर से मिलके बनी हुई होती है। वी देन मूव इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। इवन अगर हम लाइट पे भी जाएं तो लाइट भी जो है पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट होके हमारे यहाँ पे पूरे में लाइट करती है। तो देयर आर मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन आवर सराउंडिंग्स। We'll study how light ray reflect off flat and curved mirrors and bend when passing through the lenses and help us understand of working many objects around us. तो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे बाद में कि लाइट जो रे होती है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। उसके वो पार्टिकल्स के साथ फिर कैसे काम करती है, लेंसेज कैसे काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो कैसी चीज़ें काम करती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, कब होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी सी अ इमेज इन अ शाइनी मेटल स्पून, जब हम चम्मच में अपनी शक्ल देखते हैं तो क्या चीज़ होती है। हम जो चश्मे लगाते हैं वो कौन से लेंसेज होते हैं, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, अलग अलग लेंस होते हैं। तो कौन सा लेंस हम कब यूज़ करते हैं साफ देखने के लिए, तो हम ये सब बारे में पढ़ेंगे। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर। अब वो कह रहे हैं कि जिस शीशे में हम अपनी शक्ल देखते हैं दैट इज अ प्लेन मिरर, ओके। सो वो सिर्फ एक पॉलिश्ड मिरर नहीं है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें हम अपनी पूरी इमेज देखते हैं। बट देयर आर अलग भी मिरर्स होते हैं, रफ सरफेसेस होते हैं, ठीक है, जिससे रिफ्लेक्ट करती है लाइट, ठीक है। सो डज द मून इज ऑल्सो। मून, आपको एक बात पता है ना कि मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती। मून के पास जो लाइट हमें मून दिखता है वो सन की लाइट होती है, सन की रिफ्लेक्शन होती है। सन की लाइट जब मून पे पड़ रही होती है तो हम फिर मून को देख पाते हैं। मून के पास अपनी नेचुरल लाइट नहीं होती, ठीक है। Depending on the relative positions of the earth, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated. So basically वही बोल रहे हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में भी दे रखा है कि जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है या मून की पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि मून भी तो रिवॉल्व करता है हमारे अराउंड एंड सन, और हम सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट पोजीशन पे मून जो है, मून के पार्ट पे लाइट जाती है और ब्यूटीफुल फेजेस बनाती है मून के, और फिर हम उनको स्काई में देख पाते हैं। दैट यू कैन सी हियर इज अ फुल मून, ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज हम क्या बोलते हैं इसको, अमावस्या बोल देते हैं, इसको पूर्णिमा बोल देते हैं क्योंकि पूरा चांद होता है इस दिन। यस, सो ये पूरी साइकिल होती है, फेजेस होते हैं ये मून के, ठीक है। तो उसके सन के अकॉर्डिंग इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमें दिखती है। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल्स ऑफ मून फेजेस अलाउड ह्यूमंस टू कम विद अ फर्स्ट कैलेंडर। और फिर हमने जो फर्स्ट कैलेंडर बनाया वो भी किसको देख के बनाया, मून को देख के बनाया। अगर आपने ध्यान दिया हो जो पुराने ज़माने के मून जो कैलेंडर्स होते हैं तो उसमें अमावस्या, पूर्णमासी, तृतीया ऐसे करके डेट्स लिखी होती हैं। तो वो सारी हमारी मून की
फेजेस होते हैं, ठीक है, कि कब सनसेट होगा, लूनर साइकिल कब है, ये सब चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर देते हैं विद मून फेजेस. इजंट इट फैसिनेटिंग? वो कह रहे हैं कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया नहीं है ये कि हम कैलेंडर को डिटरमाइन कर लेते हैं सिर्फ अर्थ के रूटीन से, कि अर्थ कैसे घूम रहा है, उसके आसपास जो है वो प्लैनेट्स कितने पास हैं और कितने दूर हैं. तो दीज ऑल आर मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है, प्लैनेट कौन सा दूर होगा उस टाइम पे, कौन सा पास होगा, सन कब दूर होता है, कब पास होता है, हमें पता होता है ना ये चीज़ें. सो ये चीज़ें हम सब प्रिडिक्ट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मून. नाउ सी, दिस इज़ द ऑथेंटिक कैलेंडर जो मैं बात कर रही थी, पूर्णिमा एंड ऑल दिस, जिसे हम चैत्रा भी बोलते हैं. ओके, नाउ इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर और द मूवमेंट ऑफ सन. ये सिर्फ कैलेंडर्स या फिर मूवमेंट ऑफ सन या मून की बात नहीं है. राइट हेयर ऑन अर्थ there are marvelous and complex patterns of relationship between living organisms and their environment. तो सिर्फ कैलेंडर और सन मून और अर्थ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं जिसको हम आपस में देखते हैं तो वो आपस में लिंक्ड होती हैं, उनका आपस में कोई मतलब होता है, ठीक है. अगर हम एक छोटे से छोटे कीड़े की बात करें या लार्जेस्ट व्हेल की भी बात करें, एक घास की बात करें या टॉल ट्रीज की बात करें, तो डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्स टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. तो वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? हवा के ऊपर, वाटर के ऊपर, सनलाइट के ऊपर और सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो हमारे नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं और इंसेक्ट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो सब मिलके क्या बनाती हैं? एक इकोसिस्टम बनाती हैं जो कि हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है हमारे प्लैनेट में, ठीक है. अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े हैं, उनको कौन खा जाता है? बड़े कीड़े खा जाते हैं, ठीक है. स्नेक खा गया, सपोज कोई स्नेक को कौन खा गया? स्नेक को कोई एनिमल खा गया. डियर को जैसे लॉयन खा जाता है. तो सब अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और जी रहे हैं. वाटर नहीं होगा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो फाइनल इस चैप्टर का जो फाइनल चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें इकट्ठा करके बताई गई हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे. फाइनल चैप्टर की बात हो रही है, अभी तो हम ताज़ा 8th क्लास में आए हैं, है ना. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अर्थ है हमारा लाइज परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड. तो हमारा अर्थ जो है वो परफेक्ट डिस्टेंस पे है जहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है. एटमॉस्फेयर जो है हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए और शील्डिंग भी करता है. यू नो ना, ओजोन लेयर है हमारे अर्थ में के बाहर जो एटमॉस्फेयर है, तो वो हमारे सन की जो भी हार्मफुल रेज होती हैं उससे बचाता है, यूवी रेज से. यस. अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं यूवी रेज. फुल फॉर्म ऑफ यूवी रेज इज अल्ट्रावायलेट रेज. बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस. पर जो हम चीज़ें करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, फ्यूल को हम एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी कर रखी है, ट्रीज़ प्लांट नहीं करते, ट्रीज़ कट कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है और क्लाइमेट पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं जो कि बाद में डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं. अब आप देख रहे हो ना, वेदर चेंज हो जाता है कभी भी. बहुत ज़्यादा या तो गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गर्मी एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ ठंड इज हैपनिंग. यस, नाउ डेज. तो ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हम एक्सेसिबली नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वाटर सेव नहीं कर रहे हैं,
ट्रीज प्लांट नहीं कर रहे, इवन कट करे जा रहे हैं, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो ये सब जो है चीज़ें बहुत हमारी इकोसिस्टम को हार्म कर रही हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं जो कि क्या हो गई हैं, एक्सटेंट हो गई हैं ड्यू टू ऑल दीज टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस। उनके लिए वो सूटेबल नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी, तो वो मर गई, ठीक है। जैसे स्पैरो हुआ करती थी एंड ऑल मैनी एनिमल्स, बर्ड्स वर देयर। Yes, different varieties were there, but we can't see nowadays. Why? Because we are using accessible amount of, every household has now AC, and everyone has cars and everything. No one is using public transport and all. So इस सब से इफेक्ट होता है, इस सब से हीट जनरेट होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, वहाँ से अलग जो सन है उनकी रेज आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस लाता है। नाउ move on to, at the heart of both the problems and any possible solution is us. तो कुछ भी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है अगर, तो वो सब किसके पास है, सिर्फ हमारे पास है। तो जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है अर्थ के क्लाइमेट को वो भी हम ही है। सो you have to use science to understand these changes and guide our actions. तो हमें साइंस पढ़नी चाहिए, इसीलिए हमें अपने आसपास में चेंजेस लाने चाहिए, और अपने जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं वो क्या हार्म कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यू ऑल नो, you are intelligent, yes. So the same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages: observing, measuring and experimenting. So these are the principles, okay. First you have to observe, then you have to measure that what we can do to improve this situation, then you have to do experiment on that कि चलो इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, काम करता है तो well and good, नहीं करेगा तो it's okay, find a new experiment, okay. So इससे हम बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, लाइफ में अपनी, और चैलेंजेस ला पाएंगे। जो भी चैलेंजेस हमारे आगे आने वाले होंगे फ्यूचर में वो इजी हो जाएंगे, ठीक है। द चैलेंजेस अहेड वोंट ऑलवेज बी इजी। तो कह रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं आगे आने वाले, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा इजी हो, वो डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, तो हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें मतलब ये क्यूरियोसिटी जो बुक है वो एज अ गाइड है टू सॉल्व योर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, ओके। नाउ आई थिंक द चैप्टर इज अबाउट टू एंड, दिस इज योर 6th पेज। टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए हम चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जो हमने सबसे पहले पूछा था, दैट इज व्हाई वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर साइड। पूरी की एक साइड जो है पतली की होती है और दूसरी साइड मोटी की होती है। तो अब हम ऐसे सोचेंगे, साइंस जो है वो हर जगह है, ठीक है। तो हमें हर एक फैंसी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास, हम किचन में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हमें ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस पूछने हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को जगाए रखना है, ठीक है। आपने वो कह रहे हैं कि कभी आपने पूरी या फिर भटूरा देखा है जब वो हॉट ऑयल में तल रहे होते हैं? यस, ऑब्वियसली देखा है। या फिर फुल्का मीन्स रोटी भी कभी देखी है कि जब वो फ्लेम पे स्वेल हो रही होती है, वो फूल जाती है एक बलून की तरह, तो उसमें एक साइड थिनर होती है और एक साइड मोटी होती है। यस, सो now you have to investigate simple everyday phenomena like a scientist, ठीक है। साइंटिस्ट जैसे करेंगे उसी के तरीके से आपको भी एवरीडे फिनोमेना को स्टडी करना है, साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। अब इन्होंने वही वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया। अब
they have given the answer कि हम छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल करेंगे. व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट ऑल वी कैन डू ऑब्जर्व. जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या चेंजेस हुए वो देखने पड़ेंगे, उससे क्या डिफरेंस आया वो देखना पड़ेगा. ठीक है, इन्होंने उस वाले क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं दिया है. ठीक है, तो दैट्स फाइन टोटली. Okay, in this case we perhaps thinks of the changing of thickness and size of the rolled dough. अगर वो जो dough, what is a dough? Dough is a, जो हम आटा गूंद के रखते हैं, that is a dough. ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है, आटा मैदा किसी का भी हो सकता है. तो जब हम पूरी फ्राई कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है. नाउ दिस इज द आंसर. Change the temperature while frying the puri. We can also change the temperature of the hot oil or try drop of rolled dough into the oil in different ways. Drop it vertically. Slide it at an angle. अब ये कह रहे हैं, अभी भी इन्होंने आंसर नहीं दिया और ये बोल रहे हैं कि चलो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो पूरी के साथ, और ये आप अकेले नहीं करोगे, मम्मी के साथ करोगे. कि क्या करोगे? इफ़ यू आर ट्राइंग, सोच रहे हो अगर करने का, तो हमें गरम गरम तेल में पूरी डालनी है. ठीक है, और उसको रोल करना है. ठीक है, और उसको रोल करके जब हम उसको डो को डालेंगे गरम गरम तेल में, तो हमें उसको पहले सीधा डालना है, फिर हमें उसका एंगल चेंज करना है, हमें थोड़ा सा उसमें गैस कम करना है, और देखना है कि चीज़ें जो हैं वो कैसे काम करेंगी, जो हमारी पूरी है वो कैसे फूलेगी, किस साइड से कम फूलेगी, किस साइड से ज़्यादा फूलेगी, ये सब चीज़ें देखनी है. However, to make sense of the changes, we also need to think of what we observe or measure. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं तो हम मेजर करेंगे कि क्या चीज़ हुई, कैसे हुई, ठीक है, क्या चेंजेस आए और सब चीज़ें. तो इन्होंने यही सब चीज़ें बोली हैं. तो इन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, वी वुड यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस एंड ड्रॉप देम इनटू द सेम वे. अब आपको क्या करना है, ऑयल जो है सबसे पहले बिल्कुल कम, जब वो गर्म है तब डाल के देखनी है पूरी कितनी फूली, क्या हुआ. फिर उसके बाद जब मीडियम फ्लेम पे है तब कैसे फूली पूरी, और जब हाई फ्लेम पे है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, बॉइलिंग हॉट इट इज़, तब आपने पूरी डाली तो वो कैसे फूल रही है वो बताना है. ठीक है, और सारी चीज़ों का आपको नोट रखना है, सारी चीज़ें आपको लिखते हुए रखनी है, और आपको स्टोर करके रखना है डो. फिर आपको जो है बिल्कुल फ्रेश डो में आपको करके देखनी है ये चीज़. ठीक है, स्टोर डो में करके देखनी है. जब पूरी फूल जाए, ठीक है, आपको उसको थोड़ा सा, जब वो फूल रही हो फ्राई करते हुए, तो आपको उसमें थोड़ा सा एक प्रिक कर देना है, एक होल कर देना है, तो वो फ्लैट हो जाएगी पूरी. तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट्स करके देखनी है. ठीक है, नाउ what are they saying in the last, I think this is your last paragraph. Yes, this is exactly how the scientific experiments from simple to most complicated are done. तो मतलब तुम्हें तो बस दिख रहा था कि it is just a पूरी, और एक साइड उसका प्लेन होता है और एक साइड ज़्यादा मोटा होता है, एक साइड कम मोटा होता है. पर हमने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता चला कि कैसे कैसे पूरी फूलती है. कब हम करेंगे, लो फ्लेम करेंगे तो कैसे होगी, हाई फ्लेम करेंगे तो कैसे होगी. तो ये सब चीज़ें आपने सीखी और देखी. तो बेसिकली इस चैप्टर में से देयर आर नो सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली discuss the question answers of this chapter. And if you like the explanation of this chapter, please follow my channel, please subscribe to my channel and comment also. ठीक है, and I will fix this whatever this is happening. And thank you for watching once again, and keep waiting for my new video. Till then, bye bye.